We will continue with electrostatics. If you remember, in the last lecture we have started with electrostatics. तो हमने लास्ट लेक्चर में we have introduced basic concepts of electrostatics. For example, electrostatics मतलब क्या? Electrostatics मतलब charges at rest. The study of charges at rest and the related phenomena like electric field, electric potential, etc. is known as electrostatics. फिर हमने देखे थे तीन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. प्रॉपर्टी नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर. टोटल चार्ज फाइंड करना है तो सारे चार्जेस का एडिशन करना पड़ेगा. तो इफ वी हैव, लेट अस से हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे यू हैव डिफरेंट चार्जेस. So to find out total charge, we add all these charges. So total charge on a body is the algebraic sum of all the charges on different parts of the body. और जब आप एडिशन करोगे, जब आप टोटल चार्ज फाइंड करते हो, मतलब जब ऐड करते हो, तो ऐसा हो सकता है some charges are positive, some charges are negative. So while doing algebraic sum, we need to consider, क्या कंसिडर करना है? We need to consider sign of the charges. तो पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव लेना है. Then, unlike masses, mass can never be zero. Total mass, अगर मुझे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स का मास निकालना है तो टोटल मास एज यू नो ये पॉजिटिव ही आता है. फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दिया था एक बैग का. बैग में हमने तीन ऑब्जेक्ट डाल दिए, 1 kg, 3 kg, 5 kg. टोटल मास इज 9 kg. तो टोटल मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन टोटल चार्ज कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव और इवन जीरो. फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर एक बॉडी है, इस पे एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है माइनस क्यू, तो नेट चार्ज इज जीरो. ऐसा हो सकता है कि एक चार्ज है प्लस 2q, एक चार्ज है माइनस क्यू, तो नेट चार्ज इज पॉजिटिव. ऐसा भी हो सकता है एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस 2q, तो नेट चार्ज इज माइनस क्यू. तो टोटल चार्ज कैन इधर बी पॉजिटिव और नेगेटिव और इट कैन बी जीरो. फिर सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. द मिनिमम पॉसिबल चार्ज is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. That is charge of proton or electron. और matter it is made up of protons and electrons. तो अगर हम मैटर में चार्जेस ऐड करेंगे, मतलब क्या ऐड करेंगे, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तो द अमाउंट बाय विच चार्ज कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट इज मल्टीपल ऑफ ई. या तो चार्ज ए से इंक्रीज होगा या फिर ए से डिक्रीज होगा, या 2e से इंक्रीज होगा या 2e से डिक्रीज होगा. तो द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ चार्ज इन मल्टीपल्स ऑफ ई इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो किसी भी बॉडी पे चार्ज बढ़ाना है या वहां से चार्ज कम करना है तो हमेशा इट विल बी डन ओनली इन मल्टीपल्स ऑफ ई. क्यों? क्योंकि मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज ई. इससे कम चार्ज होता नहीं है. तो इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो इट विल बी मल्टीपल्स ऑफ ई. दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. इसके बाद हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. Electric charges can neither be created nor be destroyed. They can be transferred from one part of the body to another part, या फिर from one body to another body. The total amount of charge on an isolated system is constant. Isolated मतलब, for example, suppose हमारे पास एक बॉडी है, let us say we have one body and we have another body. इन दोनों बॉडीज को हमने सराउंडिंग से आइसोलेट किया. आइसोलेट करना मतलब सराउंडिंग से इसको सेपरेट कर देना. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे प्लस 10 कूलम चार्ज है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लस 20 कूलम चार्ज है. तो ऐसा हो सकता है कि सेकेंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी में चार्ज आए या फिर फर्स्ट से सेकेंड में जाए, लेकिन टोटल चार्ज कितना है? 30. तो चार्ज कैन गो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ऑफ अ सिस्टम, राइट? So charge can be transferred from one body to another body, but the total amount of charge is always constant. इसको हम बोलते हैं conservation of electric charges. Then इसके बाद हमने देखा था force between two charges, electrostatic force between two charges. हमको पता है, experimentally पता है कि two charges
टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, मतलब इनको आप बोलते हो लाइक चार्जेस, बोथ आर ऑफ द सेम टाइप, देन दे एक्सर्ट विच फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। देन अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, देन द फोर्स इज अट्रैक्टिव। So what we know is two charges or two charge objects exert force on each other. This force is repulsive if both the charges are of same type, and this force is attractive if the charges are of opposite type, एक plus एक minus. लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी फोर्स कितना ये मेंशन नहीं हुआ, सिर्फ मेंशन क्या हुआ, फोर्स रिपल्सिव है या फिर अट्रैक्टिव है। तो ये क्वालिटेटिव नेचर है, इट जस्ट टेल्स यू कि क्या होगा, कितनी अमाउंट में होगा, यू डोंट नो। तो फोर्स कितना होगा, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, इट इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। तो इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ तक डिस्कस किया था। डू यू रिमेंबर विच वाज द लास्ट टॉपिक दैट वी सॉ? विच वाज द लास्ट टॉपिक? कूलम्ब्स लॉ। इफ यू डू नॉट रिमेंबर, तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसका जो लास्ट टॉपिक था, यहाँ पे हमने कूलम्ब्स लॉ हमने सिर्फ मेंशन किया था। वी आर येट टू राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो याद होना चाहिए। तो फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, वी नो दैट टू चार्ज ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। This force can be attractive or repulsive. For unlike charges, the force is attractive, and for like charges, the force is repulsive. Now we will start with Coulomb's law. So Coulomb's law tells us कि दो चार्जेस में एग्जैक्टली फोर्स कितना होगा, मतलब कितना, मतलब इट विल गिव अस वैल्यू ऑफ द फोर्स। और याद रखो, मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 2 ऑफ 11 मैथमेटिकल मेथड्स, उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज के दो क्लासिफिकेशन किए थे, स्केलर एंड वेक्टर। तो जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मतलब फोर्स के दोनों फॉर्म लिख सकते हो, या तो स्केलर फॉर्म एंड ऑल्सो वेक्टर फॉर्म। So we will start with first scalar form of Coulomb's law. So scalar form of Coulomb's law. Scalar form में हम सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है वो देखेंगे और डायरेक्शन बाद में आएगा। तो स्केलर फॉर्म ऑफ Coulomb's law. तो अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं। Let us take this charge as Q1 and you have one more charge Q2. And remember, electrostatics इसका एक पार्ट 11th में है, दूसरा पार्ट 12th में है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? The idea here is 11th स्टैंडर्ड में जितने भी डेरिवेशन, जितने भी स्टेटमेंट, जितने भी डेफिनेशन आप बनाओगे, वो सारे के सारे होंगे पॉइंट चार्जेस के लिए। All the charges will be taken to be point charges, only point charges, मतलब सारा charge is only in a point। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में, रियल लाइफ में, फॉर एग्जांपल हमारे पास घर में इतने सारे वायर्स होते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे वायर्स है, यू कैन सी वायर्स ऑल अराउंड। वायर, इज इट अ पॉइंट? नो, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो रियल लाइफ में वी कैन हैव charges which are distributed over a straight line. Real life में we can have charges which are distributed on the surface of a sphere. Right. तो ये basic difference है 11th and 12th electrostatics. 11th electrostatics deals only with point charges. 11th electrostatics में हम सिर्फ पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे, और 12th में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। प्रैक्टिकल मतलब वायर पे चार्ज, स्फीयर पे चार्ज। एक पेपर ले लिया, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ पेपर, इस पे चार्ज। गुड। तो 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोस्टली जो टॉपिक आएंगे उसमें हम बोलेंगे पॉइंट चार्जेस। तो अब हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस थे, Q1 एंड Q2।
इन दोनों पॉइंट चार्जेस का डिस्टेंस है r, द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज r, सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, और ये लॉ है, कोई भी लॉ हो तो उसका स्टेटमेंट होता है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रो मतलब क्या है, चार्जेस है, और कैसे है, रेस्ट पे है, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, between 2 point charges, between two point charges is directly proportional to, is directly proportional to, directly proportional to magnitude of product of charges, to magnitude of product of charges. मैग्नीट्यूड क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन की फिलहाल बात नहीं कर रहे, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मतलब force, electrostatic force is directly proportional to Q1 into Q2 and is inversely proportional, and is inversely proportional to square of distance between them, to square of distance between them. So force is directly proportional to product of charges and is inversely proportional to square of distance between them. मतलब दोनों को कंबाइन कर लिया तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो यू राइट डाउन अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पे मैं कैपिटल K लिख रहा हूँ। क्यों कैपिटल K ऐसा डिनोट किया, क्योंकि और एक K आएगा, अभी आएगा 10 मिनट में, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो अलग है और ये कैपिटल K अलग है। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ओके, तो याद रखना, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपने रिमूव किया तो एक कांस्टेंट लिखोगे एंड दिस कांस्टेंट K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये जो K है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हो। अगर आप CGS यूज करते हो तो इसका वैल्यू आता है 1। CGS मतलब चार्जेस विल बी इन ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको बोलते हैं ESU। तो जैसे हम चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं SI सिस्टम में, व्हाट इज SI सिस्टम ऑफ चार्ज, कूलम, राइट, करेक्ट, वैसे ही CGS सिस्टम ऑफ चार्ज इज ESU, CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU। अगर आप चार्जेस ESU में मेजर कर रहे हो एंड द डिस्टेंस इफ इट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, चार्ज ESU में है, मतलब ये भी CGS सिस्टम है, ये भी CGS सिस्टम है, तो K की वैल्यू आती है 1। तो द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, उसमें से पहला इट डिपेंड्स ऑन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज कर रहे हो, नंबर 2 इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द मटेरियल बिटवीन दीज टू चार्जेस। अभी हो सकता है इन दोनों चार्जेस में, हो सकता है वाटर है, हो सकता है इन दोनों में ग्लास है, हो सकता है इन दोनों में माइका शीट है, पैराफिन ऑयल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So the value of constant of proportionality also depends on the type of intervening medium। इसका मतलब वही दो चार्जेस उतना ही डिस्टेंस, एयर में अलग फोर्स, वाटर में अलग फोर्स, ग्लास में the quantity of force will be different and if you put some other material in between the force will be different। तो ये जो constant of proportionality है कि it depends on two factors, it depends on number one, the system of units used, and number 2 it depends on the medium in between the two charges, इसको बोलते हैं intervening medium। क्या बोलते हैं उसको, intervening medium। So it depends on what is the medium between two charges, so where this K
where K, ये कैपिटल K है, रिमेंबर कैपिटल K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी known as फिलहाल इसको कुछ नाम नहीं देंगे क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो इट इज जस्ट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी which depends on number one, which depends on the system of units used, the system of units used. Number two, intervening medium. Intervening medium मतलब the medium in between the two charges, intervening medium. This is also important क्योंकि बाद में जो CET के लिए प्रिपेयर करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जांपल, we have two charges, let us say 10 coulomb and 20 coulomb, separated by a distance of 10 centimeter. The force between these two charges for this given separation will be maximum when they are placed in option number A, air, option number B, water, option number C, mica sheet, option number D, glass. तो सबसे ज्यादा फोर्स होता है एयर में, वो हम प्रूव करेंगे आज. राइट, यहाँ तक क्लियर? तो बेसिकली आइडिया ये है कि दोनों चार्जेस का फोर्स चेंज होगा, मतलब फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज अफेक्टेड बाय इंटरवेनिंग मीडियम. दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है वो फोर्स को अफेक्ट कर रहा है. तो वो फोर्स को एग्जैक्टली अफेक्ट कितने अमाउंट से कर रहा है, बढ़ा रहा है, कम कर रहा है. बढ़ा रहा है तो कितने गुना बढ़ा रहा है, कम कर रहा है तो कितने गुना कम कर रहा है. दैट इज गिवन बाय अ पैरामीटर which is called as, अगला टॉपिक है, which is called as relative permittivity. और यहाँ पे इसको और एक नाम है, और नोट्स में यहाँ पे ऑफ प्रिंट हो गया है, वो और है relative permittivity और dielectric constant. relative permittivity और dielectric constant. I told you, just now I told you कि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हम डिनोट करते हैं K से, है ना. रिलेटिव परमिटिविटी दिया है ना, रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो इसको कैपिटल K क्यों यूज किया था, क्योंकि और एक कांस्टेंट है जिसका नाम सेम है, दैट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसको डिनोट करते हैं स्मॉल k से, और रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन r. ये जो नोटेशन होता है, दिस इज नॉट ई, इट इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन. क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन. और टेक्स्ट बुक में ऐसा भी देते हो एप्सिलॉन. So this is also epsilon, this is also epsilon, right? Then let us define what is relative permittivity or dielectric constant. Extremely simple. मैंने अभी आपको बताया, force between two charges will depend on what is the medium between these two charges. दोनों charges के बीच में कौन सा medium है उस पर डिपेंड करेगा. मैंने अगर मीडियम चेंज कर दिया, सेम चार्जेस थे, सेम चार्जेस को उठाया, सेम डिस्टेंस पे थे, दूसरे मीडियम में रख दिया, फोर्स विल चेंज. कितने अमाउंट से चेंज हुआ तो कौन बताएगा, रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, तो सबसे पहले टू स्टार्ट ऑफ विद, अगर हमारे पास दो चार्जेस है तो द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, the force between these two charges is affected by the medium in which these two charges are placed. ये दोनों चार्जेस कौन से मीडियम में है वो मीडियम अफेक्ट करेगा. तो फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस आर अफेक्टेड बाय द मीडियम इन विच दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड. तो हम एक काम करेंगे, फॉर एग्जांपल वी विल टेक टू केसेस. एक केस में वी विल कीप दीज टू चार्जेस इन सम मीडियम, और एक केस में वी विल कीप दीज टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम. और दोनों केसेस में फोर्स कैलकुलेट करेंगे हम लोग, एंड देन वी विल टेक रेशियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट ऑफ विद, व्हाट डू वी नो? सो द फोर्स बिटवीन, और कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो ये फोर्स अलग अलग टाइप के होते हैं ना, ग्रेविटेशनल भी होता है. अब आप जब बोलते हो दो चार्जेस है तो चार्जेस का मास भी तो होगा. अगर ये सपोज इलेक्ट्रॉन भी है
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जहां जहां मास हो वहां वहां पे कौन सा फोर्स आता है, ग्रेविटेशन। हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं क्या, नो, दैट इज वाई यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूं तो आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, electrostatic force between two charges is affected by the intervening medium या फिर by the surrounding medium। चार्जेस के सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा, इट विल चेंज फ्रॉम मीडियम टू मीडियम। तो लेट अस कंसीडर टू चार्जेस, let us consider two charges q1 and q2, q1 and q2 separated by a distance r, separated by a distance r, kept in a medium, kept in a medium, some medium, air या vacuum छोड़ के। So the force in this case, the electrostatic force in this case is given by, so F equal to Q1 Q2 upon R square। अब going back here, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर सीजीएस सिस्टम, के की वैल्यू कितनी आती है 1, लेकिन एसआई सिस्टम में ये के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, राइट। अगर सीजीएस होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 1, सीजीएस है क्या, नहीं, कौन सा है एसआई, तो एसआई में कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 तो नंबर है, पाई भी नंबर है, एप्सिलॉन ये इज समथिंग न्यू। तो एप्सिलॉन क्या है मैं वो डिफाइन कर देता हूँ, वेयर epsilon is called as absolute permittivity of medium, absolute permittivity of medium। अब ये absolute permittivity का मतलब क्या और ये क्यों चाहिए, देखो बहुत एक्सट्रीमली सिंपल। मैंने अभी अभी आपको बताया सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस, एक मीडियम में अलग फोर्स, दूसरे मीडियम में अलग फोर्स, तीसरे मीडियम में अलग फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स चेंज हो रहा है मीडियम टू मीडियम। तो एग्जैक्टली किसी भी गिवन मीडियम में फोर्स कितने से चेंज हो रहा है वो डिफाइन करने के लिए हमको एक पैरामीटर चाहिए और उस पैरामीटर को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन हमको सिर्फ इतना बताता है कि एक गिवन मीडियम में फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कितना है। तो वेयर एप्सिलॉन विल टेल यू हाउ मच इज द फोर्स between two charges in a given medium and it is called as absolute permittivity of medium। क्या बोलते हैं इसको, absolute permittivity of medium। Remember हमने पहला केस जो लिया, इस केस में हमने चार्जेस को कहाँ रखा था, इन अ मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब वाटर, केरोसिन, ग्लास, पेट्रोल, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, mica sheet, paraffin oil, coconut oil, it can be any medium, right? So remember this, but now let us say यही दो चार्जेस थे, इन दो चार्जेस को अभी हमने रख दिया वैक्यूम या एयर में। So if these two charges, if these two मतलब same charges, if these two charges at the same distance, at the same distance मतलब हमने ना चार्ज चेंज किया ना डिस्टेंस चेंज किया, if these two charges at the same distance are kept in air और vacuum, vacuum को by the way free space भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, free space। if they are kept in air or vacuum then the force is equal to Q1 Q2 by R square। सिर्फ यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको रीड करते हैं एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट
या फिर एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ तक क्लियर, राइट। जब मीडियम में था तो कांस्टेंट क्या था, एप्सिलॉन, जब वैक्यूम में है तो क्या है, एप्सिलॉन नॉट, बराबर, राइट। तो ये जो फोर्स था एफ, जब आपने एप्सिलॉन लिखा, दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर इन मीडियम, तो मैं इसको डिनोट करूंगा एफ मीडियम। एंड जब एप्सिलॉन नॉट लिखा, then the force is between the same charges at same distance but when they are in vacuum, तो इसमें लिखूंगा VAC, force when they are kept in vacuum। यहाँ तक क्लियर। तो कॉन्सेप्ट एक्सट्रीमली सिंपल, फोर्स का फॉर्मूला सेम आएगा, फोर्स का फॉर्मूला हमेशा होगा 1/4 पाई Q1 Q2 by R स्क्वायर। रिमेंबर जब SI सिस्टम है तब सिर्फ अगर मीडियम है तो एप्सिलॉन, तो यहाँ पे लिखोगे एफ मीडियम, और अगर वैक्यूम है तो यहाँ पे लिखोगे एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख दोगे यहाँ पे वैक्यूम। यहाँ तक क्लियर। अब हो सकता है एक मीडियम अलग है दूसरा अलग है, तो उस केस में लिखोगे फोर्स इन मीडियम 1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 1 Q1 Q2 by R स्क्वायर। अगर दूसरा मीडियम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 Q1 Q2 by R स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, राइट। हमको जो डिफाइन करना था अभी तक हम उस पर आए ही नहीं, हमें डिफाइन करना था रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ व्हाट वी विल डू इज बी केयरफुल, यहाँ पे थोड़ा सा संभल के इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, राइट, या तो उल्टा, डजंट मैटर। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया तो भी चलता है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, एफ वैक्यूम, फोर्स व्हेन दे आर इन वैक्यूम अपॉन फोर्स व्हेन दे आर इन मीडियम। ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R स्क्वायर, 4 पाई Q1 Q2 Q1 Q2 R स्क्वायर कैंसल। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जाता है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आता है न्यूमरेटर में। तो फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन मीडियम का रेशियो आया एप्सिलॉन, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, या फिर इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, राइट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर relative permittivity is the ratio of absolute permittivity of medium to that of permittivity of free space, या फिर it is the ratio of force between two charges when kept in vacuum to that of force between same two charges when kept at same distance in a medium। है तो क्लियर। तो कहीं कहीं पे बुक्स में उल्टा दिया है, होपफुली नोट्स में सही है, नथिंग रॉन्ग, लेकिन किसी किसी बुक में गलती से उल्टा दिया है, तो बी केयरफुल। इट इज ऑलवेज एप्सिलॉन 0 हमेशा आता है डिनोमिनेटर में। गुड, यहाँ तक क्लियर। तो ये जो टॉपिक था रिलेटिव परमिटिविटी, इस रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एक पैरामीटर है जो हमको बताता है कि मीडियम टू मीडियम फोर्स कैसे चेंज होगा, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी वही पैरामीटर है, सिर्फ दो अलग अलग नाम है इसके, एक ही चीज के दो नाम है, होते हैं ना मेनी टाइम्स, आपके भी दो नाम होंगे, घर पे एक नाम बाहर एक नाम, वैसे यहाँ पे भी दो नाम है। वन इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी, another is called as dielectric constant। तो अब डिफाइन कैसे करोगे, इफ आई आस्क यू डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी, कैसे डिफाइन करोगे, it is the ratio of absolute permittivity of medium to that of
to that of permittivity of vacuum, or it is a ratio of force between two charges in vacuum to that of force between same two charges at the same distance but when in medium. So we will define relative permittivity or dielectric constant in two different ways. Pehla, first definition is, therefore, relative permittivity epsilon r or dielectric constant k is defined as the ratio of absolute permittivity of medium, to that of permittivity of free space. सिर्फ permittivity of free space में absolute word use नहीं होता, it is permittivity of free space. Right. Then अगला definition आप खुद लिख लेना, it is there in notes. Relative permittivity or dielectric constant can also be defined as the ratio of force between two charges when in vacuum to that of force between same two charges at the same distance, right, when they are kept in a medium. Then, अब क्वेश्चन ये था कि force between two charges ये ज्यादा किसमें है? Is it more in air or vacuum, or if it is more in some medium? It is more in air or vacuum. How do you know? Simple. आपने जब इन दोनों को डिवाइड किया, look, force in vacuum is 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square, and force in a given medium is 1/4 pi epsilon q1 q2 by r square. अभी हमने देखा, just now we have seen from here, ये जो इक्वेशन आपने लिखा है यहाँ से क्या समझ में आया? epsilon is equal to epsilon 0 into epsilon r. सिर्फ epsilon 0 को शिफ्ट कर दिया, या फिर अगर epsilon 0 को शिफ्ट कर रहे हो तो यह आएगा k into epsilon 0. तो ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, epsilon मतलब absolute permittivity of medium is equal to relative permittivity into permittivity of free space. तो epsilon equal to epsilon 0 into epsilon r, या फिर ये epsilon 0 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? epsilon equal to k into epsilon 0. तो ये जो epsilon आपने लिखा है, this epsilon can be written as 1/4 pi epsilon 0 k, right, where k is called as dielectric constant. Then if you divide these two again, if you divide force in vacuum to that of force in medium, this is equal to 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square upon 1/4 pi epsilon 0 k, क्योंकि epsilon क्या था? epsilon 0 k, q1 q2 by r square. तो बाकी सब कैंसल, क्या कैंसल होगा? ये epsilon 0 भी कैंसल, q1 q2 r square भी कैंसल, तो क्या बचा? 1/1 k. 1/1 k मतलब k जाएगा ऊपर, तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इक्वल टू k. यहां से फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट यू कैन राइट इज फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन k. अब एयर को छोड़ के, मतलब वैक्यूम को छोड़ के, बाकी सारे के सारे मीडियम के लिए k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है. फॉर ऑल अदर मीडियम एक्सेप्ट फॉर एयर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1. सो फॉर all
other mediums except for किसको किसको छोड़ के, air और vacuum, value of K is greater than 1. For water के लिए ये वैल्यू होती है 80. तो फॉर वाटर डायरेक्टेड कांस्टेंट इज 80. देयरफॉर अगर दोनों चार्जेस के बीच में वाटर रख दिया, इफ वी कीप वाटर बिटवीन टू चार्जेस, तो मीडियम कौन सा होगा, वाटर. Therefore F water will be equal to F vacuum upon 80. करेक्ट. हमारा क्वेश्चन ये था कि सबसे ज्यादा फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन केप्ट एट द सेम डिस्टेंस किसमें है. जब वाटर में आपने रखा तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स इन वैक्यूम बाय 80. तो डिवाइड होना मतलब कम होना या इंक्रीज होना, कम होना. मतलब फोर्स इन वाटर इज 1/80th ऑफ फोर्स इन वैक्यूम. So what do you understand by this? That the force in vacuum is the largest. तो दो चार्जेस के लिए सेम डिस्टेंस पे the force between them is maximum when they are kept in vacuum, and for all other medium the force decreases. Therefore force between two charges is maximum कब, when kept in vacuum, in air or vacuum or free space. वैक्यूम को फ्री स्पेस भी बोलते हैं. यहाँ तक क्लियर, गुड. तो सो फार अभी तक हमने क्या क्या सीखा आज. सो फार व्हाट वी हैव सीन इज कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म पे हम जाएंगे, अभी नहीं, इन अ व्हाइल. स्केलर फॉर्म which is F is proportional to Q1 Q2 upon R square. F equal to K Q1 Q2 upon R square. वो K capital K था, which depends on system of units and depends on the medium in which charges are kept. अगर CGS system है तो K की वैल्यू 1 आएगी. if air में है और CGS है तो K की वैल्यू 1 आएगी. करेक्ट. अगर ऐसा सिस्टम है तो 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. Right? Good. So this epsilon is called as absolute permittivity of medium. अगर यही दो चार्जेस वैक्यूम या एयर में होंगे या फ्री स्पेस में होंगे तो फोर्स इज 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. तो हमने क्या किया, हमने फोर्स को डिवाइड कर दिया, फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम को डिवाइड कर दिया. तो क्या मिला हमको मिला, वो यार डिवाइड करने क्या मिला, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0. इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या फिर क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम. तो दोनों सेम ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है. एक तो बोलते हैं रिलेटिव, इसलिए रिलेटिव का आर है यहाँ पे, आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. देयरफॉर एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन 0, या फिर एप्सिलॉन इज के इनटू एप्सिलॉन 0. करेक्ट. देन वी हैव जस्ट प्रूव्ड force in water is 1/80th of force in vacuum, which means the force between two charges is maximum. The force between two charges is maximum when they are kept in air or vacuum. अब if you remember, हम जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस देख रहे थे तो हमने बोला when we were studying quantization of charges, in that case we have mentioned somewhere coulomb, right? What is charge of electron? 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. But then if I ask you, मुझे बताओ how much exactly is 1 coulomb?
1 कूलम मतलब कितना? मैंने पूछा आपको, मुझे बताओ 1 मीटर डिस्टेंस मतलब कितना? आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर। फिर मैं पूछूंगा 1 सेंटीमीटर कितना? फिर मैं पूछूंगा 1, अगर आप मुझे बताओगे 1 सेंटीमीटर -2 मीटर, तो मैं पूछूंगा 1 मीटर कितना? फिर आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर। फिर मैं पूछूंगा 1 सेंटीमीटर कितना? फिर आप बताओगे मुझे 10⁻²। आई एम आस्किंग यू, अगर आपको याद होगा कि जो पहला चैप्टर था, एग्जैक्टली 1 मीटर 1 सेकेंड 1 किलोग्राम मास कितना, याद है क्या? मेजरमेंट ऑफ मास याद है? मेजरमेंट ऑफ टाइम याद है? 1 सेकेंड कैसे डिफाइन किया था याद है? 2 मेथड थे, एक था बेस्ड ऑन मीन सोलर डे, राइट, दोपहर के 12 बजे, आज के तो कल के दोपहर के 12 बजे तक, ये हो, इसको लेते हैं 1 सोलर डे। इसके 24 पार्ट्स करते हैं, हर एक पार्ट को बोलते हैं 1 आवर। उसके 60 पार्ट्स करते हैं, हर एक पार्ट को बोलते हैं 1 मिनट। उसके 60 पार्ट्स करते हैं, हर एक पार्ट को बोलते हैं 1 सेकेंड, राइट। तो जैसे आपने 1 सेकेंड डिफाइन किया, वैसे ही द क्वेश्चन इज 1 कूलम मतलब एग्जैक्टली कितना? जैसे 1 किलोग्राम मास मतलब कितना? फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे एक मास है और मेरे पास यहाँ पे एक मास है, राइट। तो कौन सा 1 किलोग्राम, कितनी क्वांटिटी को 1 किलोग्राम बोलेंगे? तो वो डिफाइन करना पड़ता है। 1 मीटर किसको बोलेंगे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन हाउ मच टाइम? इन 1/3 × 10⁻⁸ सेकेंड। 1/3 × 10⁸ सेकेंड में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 मीटर। तो वैसे ही 1 कूलम मतलब कितना चार्ज? तो हम डिफाइन करेंगे 1 कूलम को बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। वहीं से तो आया ना 1 कूलम, कहाँ से आया? 1 कूलम कहाँ से आया? कूलम्स लॉ से आया। तो लेट अस डिफाइन डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, definition of 1 coulomb from Coulomb's law। तो हमको 1 कूलम चार्ज डिफाइन करना है, कहाँ से डिफाइन करना है? कूलम्स लॉ से डिफाइन करना है। तो कैसे करते हैं, पहले प्रोसेस समझ लो। डू यू रिमेम्बर व्हाट इज कूलम्स लॉ? इन SI यूनिट when the charges are kept in air, what is the force between two charges when kept in vacuum or air? अभी बताया था 1/4π∁0 इधर नॉट Q1 Q2 by R²। अब यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा कंफ्यूजिंग है इजी, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हमको डिफाइन क्या करना है? 1 कूलम। हम उल्टा करते हैं, हम मान लेते हैं कि चार्ज 1 कूलम। तो if charge Q1 and Q2 both are 1 coulomb and distance between them is 1 meter, अगर चार्ज Q1 Q2 और R ये तीनों के तीनों 1 है, तो 1 × 1/1 कितना हो गया? 1। Q1 is 1, Q2 is 1, R is 1, तो 1/1 is 1। तो फोर्स क्या आएगा? 1/4π∁0। अब ε0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आती है, पता है? पता है? तो आज आपका ये होमवर्क असाइनमेंट, चेक व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। 10⁻⁻11 में आएगा समथिंग इनटू 10⁻⁻11, और लॉग बुक में भी दिया होता है, ओके। तो वो भी काम कर दिया। तो वो ε0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 9 × 10⁻⁹। तो 1/4π∁0 की वैल्यू कितनी आई? 9 × 10⁻⁹। और यार ये कौन है? फोर्स किसमें मेजर होता है? न्यूटन। तो कितना आया? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन।
हमारे पास कूलम्ब लॉ था. कूलम्ब लॉ टेल्स अस व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. हमने क्या किया, हमने अज्यूम कर लिया कि चार्ज कितना है 1, ये कितना है 1, डिस्टेंस कितना है 1, तो फोर्स कितना आया 9 इंटू 10⁹ कहाँ से आया, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आया. राइट, गुड. पाई की वैल्यू कितनी 3.14, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू फाइंड कर लो. वैसे वो 6.85 इंटू 10⁻11 आता है, लेकिन चेक करो एक बार. तो 4 इंटू 3.14 इंटू 6.85 इंटू 10⁻11 ये मल्टीप्लाई करके उसका रेसिप्रोकल लोगे तो मिलेगा 9 इंटू 10⁹. लेट अस वेरीफाई. ओके, तो हमको करना क्या है, देखो 4 इंटू पाई 3.14 इंटू 6.85 इंटू 10⁻², कितना है वो -11, 10⁻⁻11. ओके, गुड. ये थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मैं सिंप्लीफाई करके देता हूँ. 1/4 पाई इंटू 6.85 इंटू 10⁻⁻11, ऊपर जाके +11, ऊपर मतलब ऑलरेडी +11 कर दिया. अब देखो डिनोमिनेटर में क्या क्या आया, 4 पाई और 6.85, 4 इंटू 3.14 इंटू 6.85 कितना आ गया 86.036. ये डिनोमिनेटर में है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल रेस टू -1, रेस टू -1. करेक्ट, रेस टू -1 करना था, वो -1 हुआ नहीं. 86 पॉइंट समथिंग समथिंग 0.036 रेस टू पावर. पावर कितना करना है हमको -1. ओके, ये कैलकुलेटर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 86.036. अब बराबर बताना चाहिए. 1 डिवाइडेड बाय, नॉट लिसनिंग टू मी, 86.036. ओ, अभी भी नहीं सुन रहा है ये. तो एनीवेज, चलो कोई दिक्कत नहीं. 4 पाई इंटू एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. एंड ऑल्सो पीछे तोड़ फोड़ मत करो. ओके, तो ठीक है, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, ट्राई इट आउट. दैट इज बिहेविंग वियर्ड, लेकिन पक्का आपको मिलेगा 9 इंटू 10⁻⁹. अब हमको डिफाइन क्या करना था, 1 कूलम. नाउ व्हाट यू हैव लर्न, अगर चार्जेस 1 कूलम हुए और डिस्टेंस 1 मीटर हुआ तो फोर्स कितना है 9 इंटू 10⁻⁹. अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास फोर्स की, यूजिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को यूज करके हम 1 कूलम चार्ज डिफाइन करेंगे. कैसे करेंगे, 1 कूलम इज दैट चार्ज which when kept, 1 coulomb is that charge, 1 coulomb is that charge which when kept, कितना डिस्टेंस होगा, which when kept at a distance of 1 meter from another charge, वो भी कितना है, which when kept at 1 meter distance from another charge of the same magnitude. फोर्स कितना दोनों में 9 इंटू 10⁻⁹. तो अभी पूरा सुन लो स्टोरी. पूरा स्टोरी ऐसा है, 1 कूलम is the amount of charge, which when kept, कहाँ रखा था, which when kept at a distance of 1 meter, कहाँ से, फ्रॉम अनदर चार्ज, और उस अनदर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना था, सेम था. विच व्हेन केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मतलब ये भी चार्ज कितना है 1 कूलम है. राइट, एक्सपीरियंसेस कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, experiences a force of
फोर्स ऑफ 9 into 10⁻⁹ न्यूटन, राइट। तो हमको जब 1 कूलम चार्ज डिफाइन करना होता है, हम पहले कूलम्स लॉ यूज करते हैं। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फिर इस फॉर्मूला में Q1 Q2 और R की वैल्यू हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं और फोर्स कैलकुलेट करते हैं, वो आता है 9 into 10⁻⁹। मतलब 1/4πε0 की वैल्यू कितनी आई? 9 into 10⁻⁹। तो 1 coulomb is that amount of charge which when kept at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude experiences a force of 9 into 10⁻⁹ न्यूटन। तो पहले चार्ज को 1 coulomb मानो, डिस्टेंस 1 मीटर सेट करो, फोर्स कैलकुलेट करो, फिर बोलो कि दो सेम मैग्नीट्यूड चार्ज जब 1 मीटर डिस्टेंस पे थे, अगर उस दोनों में फोर्स 9 into 10⁻⁹ हुआ, तब जाके चार्ज को बोलोगे 1 कूलम। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? पक्का पक्का? श्योर? तो अब क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो अभी तक हमने जहां पे भी फोर्स का इक्वेशन लिखा है, कहीं पे भी हमने डायरेक्शन मेंशन नहीं किया, क्योंकि फोर्स डिनोट करते वक्त कैसे करते हो? वेक्टर कैसे दिखाते हो? बार। तो हमने अभी तक कहीं पे भी फोर्स के ऊपर बार ड्रॉ नहीं किया, मतलब वी वर टॉकिंग ओनली अबाउट मैग्नीट्यूड, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। तो इसके बाद अभी हमको देखना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट।